हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सर्कुलर मोशन। तो एक्चुअल में फोर्थ चैप्टर का ये थर्ड और लास्ट पॉइंट है। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में सीजी ऑफ द बॉडी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या? तो सबसे पहले ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके ऊपर मोस्टली 1 मार्क के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। ओके, तो सीजी का डेफिनेशन या फिर सीजी की अंडरस्टैंडिंग करते पहले। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट मीन्स सीजी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। तो एक आर्बिट्री बॉडी है, आर्बिट्री का मतलब है किसी भी शेप की एक बॉडी है, और फिर उस बॉडी में आपको करना क्या है, कितने पार्टिकल होते हैं। तो मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर बॉडी में देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर हमने कुछ पार्टिकल्स सिलेक्ट किए हैं और उन पार्टिकल्स के वेट का मतलब है फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, वो हम फिगर में देख रहे हैं। W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। तो हमने यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स दिखाए हैं, तो फिर हमें कैलकुलेट करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स। उसी का मतलब है मूवमेंट ऑफ वेट्स। तो मूवमेंट ऑफ वेट्स यानी कि हमें इन सब पार्टिकल्स के मूवमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, और फिर हमें पता चलेगा कि उन सब मूवमेंट्स का सम ज़ीरो होना चाहिए, ऐसा पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे और उस पॉइंट को हम बोलते हैं इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मैंने कहा कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये डिस्टेंस राइट, तो ये W3 का यानी कि वेट का W3 का डिस्टेंस है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस है, और ये दूसरा है W8, इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, तो फिर W3 और W8 इनके रिगार्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो W8 क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो W3 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और इन दोनों मूवमेंट्स को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा W3 मल्टीप्लाई बाय x और W8 मल्टीप्लाई बाय y। तो W8 मल्टीप्लाई बाय y इट इज़ अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, W3 मल्टीप्लाई बाय x इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो वैसे ही हम G पॉइंट के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का एडिशन करते जाएंगे राइट, जो यहाँ इस साइड में लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का एडिशन करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अगर इन सब के एडिशंस इक्वल है राइट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के एडिशंस इक्वल है, इसी का मतलब है कि सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो मिलेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स मिलेंगे हमें पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेंगे हमें निगेटिव। तो ये सब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव मिलेंगे। ओके, तो W8 इंटू वाई इट इज़ अ क्लॉकवाइज, तो वो निगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। तो इस बॉडी में जितने पार्टिकल्स हैं उतने सभी पार्टिकल्स का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर इक्वल है, इसी का मतलब है साइन वाइज उनका एडिशन होगा ज़ीरो। तो फिर हमने यही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज ज़ीरो। तो देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स हम पहले 2 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, वही टॉपिक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके,
the entire weight of body can be considered to act at this point howsoever the body is placed. बॉडी को हम कैसे भी रखेंगे तो बॉडी का पूरा वेट कहाँ से एक्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ओके, तो एक्चुअल में एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास, और इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये आप अगले स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे 11th में जाने के बाद। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही हम बोलते हैं, सीजी को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ वेट एक्चुअली, क्योंकि बॉडी का पूरा वेट उसी पॉइंट से एक्ट होता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी ऑफ द गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड है, शेप के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आगे हमारे पास शेप्स के लिए एक अलग से टेबल है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन इट चेंजेस इफ बॉडी इज डिफॉर्म। अगर हम बॉडी का शेप चेंज करेंगे तो उसका सीजी हमें बदला हुआ मिलेगा, यानी कि सीजी का पोजीशन बदल जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ बॉडी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर मिलेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो सीजी को अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज सीजी, राइट। फिर उस सीजी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ से पूरा वेट एक्ट हो रहा है, सीजी शेप पे डिपेंड होता है, और सीजी हमेशा बॉडी के अंदर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो कुछ शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये हमेशा 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, तो हम एक रफ फिगर बनाते हैं तो फिर हमें जल्दी समझ में आएगा। तो पहले हम रीड कर लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रॉड है तो मिड पॉइंट ऑफ रॉड आपका सीजी मिलेगा। अगर सर्कुलर डिस्क है तो ज्योमेट्रिक सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ डिस्क मिलेगा। अगर हॉलो स्फीयर है या फिर सॉलिड स्फीयर है तो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये आपका क्या होगा, सीजी होगा। तो इस तरह से ये टेबल है, ये बुक में भी अवेलेबल है, लेकिन हम कुछ रफली ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, तो सपोज आपके पास एक रॉड है। ओके, तो रॉड का मतलब है कि इस तरह से एक रॉड है, और इस रॉड का ओके, तो ये एक रॉड है, तो इस रॉड का सीजी कहाँ पर होगा, तो इस रॉड का सीजी होगा एट द सेंटर। तो ये होगा सीजी, यहाँ से पूरा डब्ल्यू एक्ट होगा, दिस इज अ पॉइंट जी इज द सीजी, और यहाँ से पूरा वेट एक्ट होगा। तो ये आपका सेंटर ऑफ रॉड एक तरह से क्या होगा, सीजी होगा। अगर हम कहेंगे सर्कुलर डिस्क है, राइट, तो एक सर्कुलर डिस्क है, ये तो रॉड हो गया, रॉड का सेंटर ही सीजी होता है। अगर सर्कुलर डिस्क है तो उस डिस्क का भी सेंटर आपका क्या है, सीजी है, उसी सेंटर से उसका क्या होगा, पूरा वेट एक्ट होगा। अगर हम कहेंगे हॉलो स्फीयर है, क्योंकि हॉलो स्फीयर भी ऐसे ही दिखने वाला है, सॉलिड स्फीयर भी ऐसे ही दिखने वाला है, इट मीन्स हॉलो और सॉलिड स्फीयर अगर होता है तो भी उसका सीजी यही होगा, यानी कि डिस्क होगा या फिर हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर, हर केस में सीजी सेंटर में ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सॉलिड और हॉलो सिलेंडर। अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, ओके, अगर मैंने कहा कि एक सिलेंडर है, तो ये मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया है, दिस इज आवर सिलेंडर। तो सिलेंडर का सीजी कहाँ होगा, तो सॉलिड अदरवाइज हॉलो सिलेंडर, सॉलिड होगा या फिर हॉलो सिलेंडर होगा। तो सॉलिड और हॉलो सिलेंडर का एक्चुअल में हमें सीजी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इस सिलेंडर का एक्सिस हमें ड्रॉ करना होगा। तो ये है सिलेंडर का एक्सिस, तो सिलेंडर का एक्सिस इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये हो गया सिलेंडर का एक्सिस, और ये टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर जो भी हमारे पास अवेलेबल है, राइट, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर जो अवेलेबल है,
तो उसके एग्जैक्टली सेंटर में, इसका मतलब हो गया यहाँ पर आपका सी जी अवेलेबल है। सेंटर का मतलब है एग्जैक्टली एट h/2। तो टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर h है और उसके एग्जैक्टली मिडल में यानी कि मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर यहाँ पर होगा सी जी। अगर हम बात करते हैं सॉलिड कोन की, तो यहाँ पर मैंने एक सॉलिड कोन बनाया है। दिस इज अ सॉलिड कोन। ओके, तो ये सॉलिड कोन है। और वैसे ही एक केस और बनेगा जिसको हम बोलते हैं हॉलो कोन। ऑलराइट, तो सॉलिड कोन होगा या फिर हॉलो कोन होगा। दिस इज हॉलो कोन। तो दोनों में थोड़ा अलग कंसेप्ट अप्लाई होगा, राइट। तो सॉलिड कोन को हमें क्या करना है, उसका भी एक हाइट कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने सिलेंडर का किया था। तो ये सॉलिड कोन का हाइट, ये हॉलो कोन का हाइट, लाइक दिस। अब ये होने के बाद सॉलिड कोन में हमें क्या करना है, जो बेस है वहाँ से ये टोटल हाइट h है, तो उस हाइट के 1/4 पोर्शन को, यानी कि एट द डिस्टेंस ऑफ h/4 क्या होगा, आपका सी जी होगा। लेकिन अगर वो हॉलो कोन है तो इसी हाइट के 1/3 डिस्टेंस पे आपको मिलेगा सी जी। इसका मतलब है एट द h/3, तो h/3 डिस्टेंस पे मिलेगा सी जी। तो देखो दोनों में अलग केस है, लेकिन सिलेंडर में वैसा नहीं है। सॉलिड हॉलो सिलेंडर h/2 पे मिलेगा फ्रॉम बेस, लेकिन यहाँ पे बेस से डिस्टेंस अलग अलग है। सॉलिड कोन में 1/4 यानी कि h/4 डिस्टेंस पे, टोटल हाइट के 1/4 डिस्टेंस पे सी जी है। हॉलो कोन में टोटल हाइट के 1/3 डिस्टेंस पे, फ्रॉम द बेस 1/3 डिस्टेंस पे सी जी अवेलेबल है। अब बात करते हैं सर्कुलर रिंग की। तो सर्कुलर रिंग का केस तो वैसे ही होगा जैसे डिस्क का है। अगर सर्कुलर रिंग है तो उसका भी सी जी एट द सेंटर ऑफ रिंग होगा, यानी कि सर्कुलर रिंग, डिस्क, हॉलो, अदरवाइज सॉलिड स्फीयर, इन सब का सी जी सेंटर में ही होता है। अब नेक्स्ट है आपको ट्रायंगुलर लैमिना, अदरवाइज स्केलिन ट्रायंगल लिखा है। तो स्केलिन ट्रायंगल का मतलब है कि हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केलिन ट्रायंगल का मतलब है जिसके तीनों साइड अलग अलग डायमेंशन के होंगे, जो मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरह से। अगर आपके पास एक अलग सा ट्रायंगल है, यानी कि मैं कहूँगा कोई भी एक ट्रायंगल है, तो उसका सी जी कैसे मिलेगा, तो उसके तीनों मीडियन हमें ड्रॉ करने हैं, यानी कि तीनों साइड्स के मिड पॉइंट हमें मार्क करने हैं। और तीनों साइड्स के मिड पॉइंट अगर हम मार्क करेंगे, उसके बाद हमें ड्रॉ करने हैं उनके मीडियंस। तो मीडियंस हमने ड्रॉ किए, ये फर्स्ट मीडियन, उसके बाद में ये सेकंड मीडियन, उसके बाद में थर्ड मीडियन। तो इन तीनों मीडियंस को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट से जाने वाले हैं, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, और वो सेंट्रॉइड ही एक्चुअल में क्या है, सी जी है। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज नथिंग बट द सी जी ऑफ द ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगुलर लैमिना का सी जी मिल जाएगा। उसके बाद में पैरेललोग्राम हो या फिर रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो या रोम्बस हो, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो उस क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स को ड्रॉ करके आपको मिल जाएगा सी जी। तो मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो समझ लो ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम का सी जी कैसे मिलेगा, तो दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करो। तो ये फर्स्ट डायगोनल, उसके बाद में ये सेकंड डायगोनल, ऑलराइट। तो दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्चुअल में है सी जी। तो
हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो, आपको अगर आपके पास एक रॉड अवेलेबल है तो उसका सेंटर ही सी जी होगा। अगर सर्कुलर रिंग है, डिस्क है, हॉलो और सॉलिड स्पीयर है तो उन सभी केसेस में सेंटर, उस सर्कल का सेंटर ही सी जी होगा। अगर सॉलिड और हॉलो सिलेंडर है तो आपको हाइट ड्रॉ करना है और बेस से, ये आपका बेस है, बेस से मिड पॉइंट आपको काउंट करना है h/2 टोटल हाइट के हाफ डिस्टेंस पे आपको सी जी मिल जाएगा। अगर आपका सॉलिड कोन है तो टोटल हाइट के 1/4 डिस्टेंस को काउंट करना है फ्रॉम बेस, सी जी मिल जाएगा। हॉलो कोन है तो टोटल हाइट के 1/3 डिस्टेंस को बेस से काउंट करना है, सी जी मिल जाएगा। कोई भी ट्रायंगल है तो उसके मीडियंस को ड्रॉ करो, सेंट्रॉइड मिलेगा, वही एक्चुअल में सी जी है, यानी कि उसी पॉइंट से टोटल वेट एक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर शेप का, यानी कि उस शेप में जो भी बॉडी है उसका। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो आपको क्या करना है, उनके डायगोनल्स को ड्रॉ करना है और डायगोनल्स के मिड पॉइंट से आपको क्या मिलेगा, सी जी कैलकुलेट होके मिलेगा और वहीं से आपका वेट भी एक्ट होगा। तो फिर हम सी जी किसी भी बॉडी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं कि आपको कोई एक कार्ड पेपर या फिर कोई एक मेटल का पीस आपको अवेलेबल है और आपको उसका सी जी कैलकुलेट करना है या फिर सी जी मार्क करना है, सी जी कहाँ पर है, तो कैसे करोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर एक फिगर दिया है, तो मैं एक बना के दिखाता हूँ कि आपको इस तरह से एक पर्टिकुलरली एक रैंडम शेप का कोई एक कार्ड पेपर या फिर मेटल का प्लेट है, तो उसको आपको क्या करना है, पहले आपको उसको 3 होल बनाने हैं। दैट इज, ये पहला होल हो गया आपका ए, ओके। देन सेकेंड होल आपको बनाना है समथिंग लाइक बी और थर्ड होल यहाँ पर बनाना है सी। फिर आपको एक हुक लेना है और उस हुक को दीवार में लगाना है या फिर कहीं पर भी आप एक कील डाल सकते हो और फिर बाद में इस होल में इस पूरे प्लेट को क्या करना है, दीवार पे लटकाना है या फिर डालना है। तो फिर जैसे ही आप उसको डालोगे तो वो थोड़ा हिलेगा और फिर एक पोजीशन में स्टेबल होगा। तो जैसे ही वो स्टेबल होगा आप क्या करोगे, जो वहाँ से जो स्टेबलाइज पोजीशन मिलेगा, राइट, तो वहाँ से एग्जैक्टली वो जैसे स्टेबल हो रहा है आपको क्या करना होगा, आपको एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में, जैसे कि आप समझ लो को मैंने यहाँ पे उसको ए पॉइंट में एक तरह से हैंग किया है और वो इसी पोजीशन में लटका हुआ है, यानी कि उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन ये है और डब्ल्यू इस पॉइंट से ऐसे एक्ट हो रहा है। ए से हम निकाल लेंगे, हम बाद में उसको बी से अटैच करेंगे। तो बी से अटैच करने के बाद हमको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में क्या है इस डायरेक्शन में, तो फिर वहाँ पे एक लाइन बना लेंगे जैसे पहला लाइन हमने बनाया। तो बी से इस डायरेक्शन में वो हैंग हो रहा है, फिर हम सी से हैंग करेंगे पर फिर हमें सी से भी वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करके मिलेगी। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स लेके आपको पता चलेगा कि ए में डालोगे तो वो इस डायरेक्शन में उसका वेट एक्ट होगा, घुमाकर हम बी में अगर डालते हैं तो फिर इस डायरेक्शन में वेट एक्ट होगा और फिर इस साइड से घुमाकर सी में उसको लटकाएंगे तो इस डायरेक्शन में वेट एक्ट होगा। तो फिर हम ये तीनों लाइंस का जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमें जो मिलता है वही एक्चुअल में क्या है, सी जी है। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन शेप का सी जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फिक्स शेप्स है जिसको मैंने अभी बताया, उनके सी जी हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ओके, तो आई होप सी जी समझ में आया होगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। तो छोटा सा एक पॉइंट है सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक पॉइंट में 1 बाय 1 बताता हूँ। तो सर्कुलर मोशन के बेसिक पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है, ओके, तो किसको सर्कुलर मोशन बोलना है, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो लास्ट ईयर में हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखा है, तो हमें थोड़ा उसका भी नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने कहा है पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, ओके,
इन अ सर्कुलर पाथ, अगर समझ लो ये सर्कुलर पाथ है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v है, ए पॉइंट पे उसका वेलोसिटी v है, बी पॉइंट पर जाने के बाद भी वेलोसिटी v है, सी पॉइंट पे वो पहुंचेगा तो भी वेलोसिटी v है, एंड डी पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी वेलोसिटी v है। यानी कि पार्टिकल ए बी सी डी इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, लेकिन हर वक्त उसका क्या है, स्पीड सेम है। तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो उसको हमने यहाँ पे बोला है स्पीड, नॉट वेलोसिटी। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या कहा मैंने, स्पीड कहा है, नॉट वेलोसिटी। तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड उस पर्टिकुलर पार्टिकल का अलोंग द सर्कुलर पाथ हर जगह पे सेम होगा। देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन फिर उसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब, उसका मतलब हुआ पार्टिकल ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है पार्टिकल क्या कर रहा है, व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है पार्टिकल ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन इसी फिगर में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ए पॉइंट पे उस पार्टिकल के वेलोसिटी को, देखो हम स्पीड नहीं बोल रहे अब हम बोल रहे हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी अगर हम बोलेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ए पॉइंट के वक्त उसका जो डायरेक्शन है उस पार्टिकल के वेलोसिटी का, तो वो नॉर्थ की तरफ है। जैसे ही हम बी पे जाएंगे तो उसका ये डायरेक्शन होगा वेस्ट का। फिर अगर हम सी पे जाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा साउथ। जैसे हम डी पे जाएंगे उसका डायरेक्शन चेंज होगा ईस्ट। यानी कि उसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि अलोंग सर्कुलर पाथ उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ए से लेकर बी तक वो नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक चेंज हो गया, फिर वेस्ट से लेकर साउथ तक चेंज हुआ, फिर साउथ से लेकर ईस्ट तक चेंज हुआ। इसका मतलब है वो पार्टिकल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है। इसलिए उसकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्म। अब देखो लास्ट ईयर के पॉइंट को यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करना है, उसका स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी कंसिडर कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन उसके अलग अलग है। इसी का मतलब है कि मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। इसी का मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसी वजह से वो एक्सीलरेटेड मोशन है, राइट। अब देखो नेक्स्ट है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी वेरिएबल है। देयरफॉर सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड इवन दो स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो ये आपका एक तरह से कंक्लूजन हो गया कि वेलोसिटी अलग अलग है, वेरिएबल है, राइट। और सर्कुलर मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीलरेटेड इवन दो स्पीड इज यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो अब ये पॉइंट सिर्फ लीनियर मोशन का है। लीनियर मोशन का मतलब होता है एक सीधे लाइन में ट्रैवल कर रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन इज ज़ीरो। तो लास्ट ईयर में हमने कुछ ग्राफ बनाए थे मोशन चैप्टर में, उस वक्त हमने ये स्टडी किया था कि स्पीड और वेलोसिटी अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, राइट। इसी वजह से लीनियर मोशन में हम बोलते हैं इट इज़ अनएक्सीलरेटेड मोशन। तो इन सभी पॉइंट्स में हमने पहले क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअल में यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से कैसे अलग है वो हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। फिर सर्कुलर मोशन में दो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन दो फोर्सेस की हम बात करते हैं। तो उसमें पहला फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसमें मैं पहले बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में रियल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज़ एक्चुअली रियल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो फिक्सिशियस यानी कि इमेजिनरी होता है, क्योंकि एक ही फोर्स वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है।
ओके, तो फिर हम उसके पॉइंट्स को देखते हैं। इन लीनियर मोशन फोर्स इज नीडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मैं कहता हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो सीधा जा रहा है, तो हमें क्या करना है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो सीधे जाने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फोर्स की। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी वो डायरेक्शन चेंज करेगा। तो फिर सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, इन सर्कुलर मोशन at each point of circular path particle instead of moving straight continuously turn towards center। तो वो पार्टिकल कंटिन्यूअसली टुवर्ड्स सेंटर कैसे जा रहा है ये हमें समझना है। ओके, तो मैंने एक सर्कल नीचे ड्रॉ किया है, तो मैं कहूँगा हो क्या रहा है, तो ये सेंटर है। अगर हम सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब मूव करेगा तब हमें पता चलेगा कि पार्टिकल का पहले डायरेक्शन ये है, राइट, और बाद में ये डायरेक्शन है। यानी कि जैसे ही वो आगे मूव करता है, एक फोर्स उसको क्या करता है, एक फोर्स उसको टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ एक्चुअल में उसको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट बी ब्राउट विदाउट फोर्स। तो ये जो चेंज है, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ है, बाद में वो डायरेक्शन चेंज होके इधर दिख रहा है। जैसे हमने ऊपर के फिगर में देखा था कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो अब इस फिगर में भी हमें दिख रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फिर अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज हो रही है, तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन नॉट बी ब्राउट विदाउट फोर्स। तो इसका मतलब है ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए वहाँ पे एक फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसी फोर्स को एक्चुअली हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दस द मोशन इन सर्कुलर पाथ इज पॉसिबल ओनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स विच इज टर्म एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो रही है, जैसे मैं कहूँगा यहाँ से अगर वो पार्टिकल यहाँ आता है तो फिर से उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, और ये डायरेक्शन जो चेंज होगा इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये फोर्स हमेशा क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। इसी का मतलब है, और एक फिगर रफ बनाता हूँ मैं, इसी का मतलब दूसरा मतलब है कि एक्चुअल में ये सर्कुलर पाथ में अगर हम कहीं पर भी एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, राइट, तो यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो एक्चुअल में पार्टिकल से सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता रहेगा। पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ गया तो यहाँ पर भी एक फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होगा। तो ये फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है वही फोर्स एक्चुअल में क्या है, फोर्स है। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, देयर मस्ट बी फोर्स टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रियल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो फिर दूसरा जो केस हमारा है वो केस है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ऑलराइट, तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमें जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि किसी भी एटम में, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो उस इलेक्ट्रॉन्स और सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर में क्या होता है एटम का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। तो ये भी एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अगर हम बोलते हैं सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनके बीच में भी एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है, इट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम बात करते हैं मून इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो मून अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, अल्सो इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, तो हम उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन एक्चुअल में है क्या, इट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। प्लैनेट मूव कर रहे हैं सन के अराउंडिंग, मून मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो फिर इन सभी केसेस में एक फोर्स हमेशा इन्वॉल्व होगा,
और वो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग देखेंगे तो वही फोर्स हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम बात करते हैं स्टोन टाइड, अगर हम एक पत्थर लेते छोटा सा और एक रस्सी को बांधकर उसको घुमाते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस पत्थर में राइट सर्कुलर मोशन में अगर हम हाथ में लेकर घुमाते हैं तो उस रस्सी में एक्चुअल में एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा, और वो टेंशन फोर्स ही एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो हर सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए एक फोर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जो फोर्स एक्चुअल में कहाँ पर डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही एक रियल फोर्स होता है। तो फिर दूसरा फोर्स कौन सा है, जिसको मोस्टली हम बोलते हैं वर्चुअल फोर्स और फिक्शिशियस फोर्स। वर्चुअल यानी कि वो एक्चुअल में होता ही नहीं है, लेकिन हम उसको उसका एग्जिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। तो फिर मैं एक छोटा सा डेफिनेशन पहले रीड करता हूँ जो एंड में है। अ फोर्स विच रियली डज नॉट एग्जिस्ट बट इज कंसिडर्ड टू डिस्क्राइब सर्टन मोशन। एक्चुअल में फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसको कंसिडर कर रहे हैं टू डिस्क्राइब द मोशन, इज कॉल्ड एज फिक्शिशियस और वर्चुअल फोर्स। यानी कि एक तरह से वो इमेजिनरी फोर्स होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वैसा ही फोर्स है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। ओके, तो उसका छोटा सा डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, तो फिर मैं फिर से एक फिगर बना के बताता हूँ कि ये अगर आपका एक छोटा सा सर्कल मैंने बनाया है, यहाँ पर एक सेंटर है राइट, और यहाँ पर एक रस्सी से हम क्या कर रहे हैं, एक पत्थर है यहाँ पर, और उस पत्थर को हमने रस्सी से बांधकर घुमा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, इस रस्सी में एक टेंशन होगा जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो सेंटर के साइड में टुवर्ड द सेंटर होगा, टेंशन होगा। उसी टेंशन फोर्स को हम बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये जब हम घुमाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि एक्चुअल में एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। यानी कि हमको ऐसे बार बार लगता है कि जैसे ही हम इस पत्थर को घुमाएंगे और अगर छोड़ देते हैं तो वो पत्थर का इस साइड में यानी कि इस डायरेक्शन में घूमते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो आउटवर्ड फोर्स हम क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप अगर खुद भी एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ही हम उन रस्सी को घुमाने लगते हैं पत्थर के साथ, तो हमें रियलाइज़ होता है कि एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, विच इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फिर सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन के एग्जैक्ट अपोजिट होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। रही बात मैग्नीट्यूड की राइट, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होता है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट उसका मैग्नीट्यूड होगा सेंट्रीफ्यूगल का राइट, बट इट इज़ नॉट द रियल फोर्स। तो अगर वो रियल नहीं है तो उसको हम कैसे एग्जैक्टली ऑब्जर्व करेंगे, कैसे पता चलेगा वो रियल नहीं है। तो इसलिए ये फिगर है, बुक में इन फिगर्स को एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं कहूँगा आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप इस तरह से पत्थर को घुमा रहे हो तो पत्थर यहाँ पर है, यहाँ पर आपने हाथ में पकड़ के उसको घुमाया है, ये सेंटर की तरफ आने वाला एक क्या है, इट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सेंटर की तरफ आने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है और उसके अपोजिट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है। तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है तो हमें क्या एक्सपेक्टेड है, जैसे ही हमने इस पोजीशन पर आते ही उस पत्थर को यानी कि उस रस्सी को हमने छोड़ दिया, तो हमें लगता है कि ये पत्थर एक्चुअल में कहाँ जाएगा, तो हमें लगता है ये पत्थर इस डायरेक्शन में होते हुए बहुत दूर तक जाना चाहिए राइट, इस तरह से वो दूर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। जैसे ही आप पत्थर को छोड़ोगे तो आप रियलाइज़ करोगे
पत्थर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। यानी कि जैसे ही आपने उस रस्सी को छोड़ दिया तो पत्थर यहाँ पे है ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में। छोड़ने के बाद पत्थर यहाँ होगा, उसके 1 सेकंड के बाद पत्थर यहाँ होगा, उसके 1 सेकंड के बाद पत्थर यहाँ होगा। यानी कि आपके उस सर्कल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन में पत्थर आगे नहीं बढ़ेगा, पत्थर एक्चुअल में आगे बढ़ेगा। ये उसका एक्चुअल पाथ होगा और इसी एक्चुअल पाथ के अकॉर्डिंग वो पत्थर क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। आप इस पॉइंट में खड़े होकर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पत्थर क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। राइट, वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी कि वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो फिर अगर ये फोर्स होता कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो पत्थर यहाँ पर इस साइड में जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये वर्चुअल फोर्स है, यानी कि वो फिक्शियस फोर्स है, रियल नहीं है, तो पत्थर वहाँ पे जाएगा ही नहीं, पत्थर इस डायरेक्शन में बाहर हो जाएगा। फिर भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं, जैसे मेडिसिन्स में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होते हैं, ब्लड सेल को अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि किसी रास्ते पे जब हम टर्न लेते हैं तो वहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड किया जाता है, तो वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 11th स्टैंडर्ड में एक मोशन है, चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन ये 2 चैप्टर नेक्स्ट ईयर में आएंगे। उन दोनों का ये चैप्टर यहाँ पर बेसिक हम देख रहे थे, यानी कि ये एक्चुअल में आपका टोटल बेसिक था इस 10th यानी कि इस साल। ओके, तो इन फिगर्स को आप एग्ज़ाम में वैसे भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, 2 मार्क के क्वेश्चन में आपको बस समझना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल क्यों नहीं है, वो वर्चुअल क्यों है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के हम वीडियो डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू।